चलिए डिस्कस करें भाई, कर पाए सभी? देखते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 5:4। हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया, नहीं अगर लेंथ हमारी 5x हम माने तो ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो वो है 4x। पहला पॉइंट कवर। अ पर्सन कैन कंप्लीट 3 राउंड्स अराउंड दिस ग्राउंड इन 18 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब हमें क्या दे रखा है, इस ग्राउंड के 3 चक्कर लगा रहा है एक आदमी उस स्पीड से कितनी देर में, 18 मिनट में। तो यानी हम ये बता सकते हैं कि भाई वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है थ्राइस ऑफ पेरीमीटर। इसका जो भी पेरीमीटर है उसका 3 गुना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और टोटल, और इसी को अगर हम इसकी स्पीड के हिसाब से बताएं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम ऐसे कर सकते हैं भाई, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर मैं उसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मैं उसका एक राउंड कितना लंबा है ये बता सकता हूं, या 3 टाइम्स ऑफ जो भी एक बार उसके चारों तरफ जब घूम रहा है तो जितना डिस्टेंस कवर करा, अगर मैं उसका 3 टाइम्स कर दूं तो यही डिस्टेंस है, बस और कुछ नहीं है। कैसे भी कर जाओ, ठीक है। देखिए तो अपना क्या हो गया भाई, पेरीमीटर कितना हो गया, तो थ्राइस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 9x, ये बराबर होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ये किस में है, मिनट्स में, ये किस में है, मिनट में। उसने हमसे पूछा क्या है, एरिया पूछा है। अच्छा एरिया किस में, आंसर बता दें, ऑप्शन किस में आया था, आंसर बताना है हमें मीटर स्क्वायर में। मान लीजिए हमें आंसर किस में बताया, मीटर स्क्वायर में बताना है। अगर आंसर हमें मीटर स्क्वायर में बताना है तो यानी हमें ये जो यूनिट है किलोमीटर की जगह मीटर में लेनी पड़ेगी। तो 1.8 किलोमीटर यानी कि इतना मीटर। आगे आवर का मतलब हमें यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 60, और इनटू में कितना है, 18। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 6 से ये गया 3 टाइम्स, तो कितना हो गया ये 18 इंटू में 3, या तो 54 लिख लो, नहीं तो अभी काटा पीटी तो आगे हो जाएगी। 18 इंटू में 3 इंटू में 10। अब 3 इंटू में 2 यानी कि 6, और 6 से गया ये 3 टाइम्स, और 9 से गया ये 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, और x की वैल्यू 10 का मतलब, x की वैल्यू 10 का मतलब क्या हो गया, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ गई। लेंथ आ गई हमारे पास 50 और ब्रेथ आ गई हमारे पास 40। तो एरिया कितना हो गया, L इंटू में B यानी कि 20 के पीछे 2 0। क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं भाई, जैसा वो कहता गया वैसे कर देंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये कैसा है, एक मिनट मैक्सिमम। चलिए मैं डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने ज्योमेट्री में भी डिस्कस किया था, उस पर भी बातचीत करेंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर बोथ इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट। आगे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे आपको ये पहले स्क्वायर कह रहा है बाद में रेक्टेंगल कह रहा है, इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको डिस्कस करना है, क्या अगर वो कह देता द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज, उनके क्षेत्रफल के बीच का अंतर 25 है, तो एक बात हमने जो डिस्कस करी है पहले भी, मैं फिर से डिस्कस करता हूं जो इंपॉर्टेंट है, कि अगर कभी भी आपको दिया गया है कि एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये मान लो स्क्वायर मान लो, एक स्क्वायर
और एक रेक्टेंगल, दोनों की साइड कितनी है 4 साइड, मतलब 4 साइड्स हैं। आगे हम इसके आगे चलिए एक ट्राइंगल भी ले लेते हैं और फिर एक स्क्वायर भी ले लेते, सर्कल भी ले लेते हैं। अगर ये 4 मान लो, क्योंकि ये सवाल एक बारी बहुत पहले कभी 2012-13 में सीडीएस में पूछा गया है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर वो कभी कहता है कि भाई इन चारों चीज़ों का पेरीमीटर, वैसे ये नहीं है, इसको हटा दें, अगर इन चारों चीज़ों का जो पेरीमीटर है वो बराबर है, इन चारों चीज़ों का जो पेरीमीटर है वो बराबर है, तो बताओ एरिया वाइज किसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, किसका एरिया सबसे कम होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। तो देखिए जो फिगर जितना ज़्यादा सिमिलर होगा, जो फिगर जितना ज़्यादा सिमिलर होगा उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा, जो फिगर जितना ज़्यादा सिमिलर होगा उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा। हमें यहाँ पे ट्राइंगल दिया होगा इक्विलेटरल, यहाँ पे सर्कल और एक स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब सारी साइड्स बराबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल सारी साइड्स बराबर और एक सर्कल। ये वैसे पूछा नहीं गया, ये भी हम हटा देते हैं। ये अगर इन दोनों में कंपेयर करें, किन दोनों में, अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ज़्यादा सिमिलर क्या है, ये है, ठीक है। तो अब देखो जैसे अगर मैं कहूँ कि ये इसका जो पेरीमीटर है मान लो 40 है, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 40 है, तो यानी इसकी साइड ये 10 होगी, ये भी साइड 10 होगी, तो एरिया कितना 100, एरिया कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ पर आप सोचो अगर मैंने यहाँ पर मान लो ये 11 ही मान ली और ये 9 मान ली, 11 और 9 20, 20 का डबल कितना 40, तो यहाँ पर एरिया कितना हो गया 99 हो गया। अगर मैंने ये 12 मान ली और ये 8 मान ली तो 96 हो गया। तो ये बात हमने नंबर सिस्टम में भी डिस्कस करी, ज्योमेट्री में भी डिस्कस करी और फिर से यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं कि जब जैसे मैं कहूँ कि a + b 10 है ना, और हमें a × b जो है वो मैक्सिमम चाहिए, a और b की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब a और b ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो, और क्लोज में भी अगर बराबर हो जाए तो मैक्सिमम होगी 5 × में 5। अगर इसको मैं 9 कर दूं, इसको 1, तो केवल 9 आ रही है वैल्यू, लेकिन जितना ये पास होंगे उतनी वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए सिमिलर फिगर का एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये 3 चीज़ें हों, ये ट्राइंगल और एक सर्कल, ट्राइंगल भी कैसा हम बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये सबसे ज़्यादा सिमिलर फिगर कौन सा है, ये। आप इसे कहीं से भी इसके मान लो जो सेंटर है वहां से आप इसको लाइन ड्रॉ करें तो आप बहुत सारा, मतलब सब एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये, ठीक है, लेकिन ये इन दोनों पार्ट का एरिया बराबर नहीं होगा, तो इसमें कम है, और इसकी अगर बात करें तो इसमें भी वो पॉइंट्स काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो ज़्यादा सिमिलर कौन सा होता है, तो ज़्यादा सिमिलर, सबसे ज़्यादा सिमिलर ये, इसके बाद ये, उसके बाद लास्ट में ये, ठीक है। और अब आप इसको देखना, अगर मान लो हम इसको भी डालें तो क्या ये 4th पे ही आएगा हमेशा, उसको चेक करने की कोशिश करना। वैसे सवाल आया क्या है, देखो रेगुलर सी फिगर पे सवाल आएगा, जैसे ये आ गया, फिर उसके बाद आपका ये आ गया और फिर ये आ गया, तो सबसे ज़्यादा सिमिलर क्या है, ये, फिर ट्राइंगल, सर्कल, इन तीनों पे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शुरू कहाँ से करी थी, हमने बात यहाँ से शुरू करी थी। अगर वो कहता कि उनके एरिया का डिफरेंस 25 है, तो याद रखना कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ, अगर दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है, अगर दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है, ठीक है। आगे बढ़े, तो बस अब तो आगे सॉल्व कर देना थोड़ा सा। देखिए अब हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर 25, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसको यूज करें, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l + b, और ये क्या है हमारा a + a, यानी ये है हमारा 4a बराबर 60। तो इसका मतलब हमें मिल जाता है a की वैल्यू तो हमें 15 मिल गई, 4 डिवाइड कर जाएगा, और l + b की जो हमें वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 30 मिल गई। l + b कितना मिल गया, हमें 30 मिल गया। हमें लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ इंटू में ब्रेथ बराबर 25। ये LB उधर पे गया, तो यानी LB इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर यानी 225 माइनस 25 यानी कि 200। तो यानी एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, फिर वही, या तो हम आगे एलजेब्रा की इक्वेशन यूज करके आगे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हिट एंड ट्रायल। दो नंबरों को जोड़ने पर तो 30 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 200 आ जाए। समझ में आ रहा है क्या,
20 और 10, 20 और 10। अब उसने हमसे सवाल में अगर लेंथ पूछा है तो 20, ब्रेथ पूछा है 10, अदरवाइज 20 इंटू 10 अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों पूछा है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको ट्राई करेंगे भाई। समय कितना दिया जाए? 45 सेकेंड्स रखते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 48। क्या? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/3 टाइम्स इट्स लेंथ। तो यहां पर तो बहुत आसान कर देना, लेंथ हमें 48 दे दी तो ब्रेथ क्या होगा इसका 1/3 यानी कि 16। ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी साइड पता कर लेंगे कहां से? यहां से। पेरीमीटर दोनों का बराबर है यानी 48 + 6, 8 और 6 14, एक कैरी गया 64, 64 का डबल यानी कि हो गया ये बराबर आ गया किसके? 4 टाइम्स ऑफ साइड के। 4 से गया ये कितने बार? 16 बार। 16 2 जा कितना? 32। तो साइड आ गई हमारी 32। तो एरिया कितना हो जाएगा? तो ए स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर, तो 32 इंटू में 32 कितना आ गया? 64 6 9, एरिया बराबर 1024। क्लियर है? तो यहां तो काफी आसान था, सबने सही किया होगा, फटाफट किया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्टी सेकेंड्स। ये सवाल वही है, दिमाग ज्यादा पेन कम। चलिए देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। देखिए किसी का भी अगर नहीं होता गिवन टाइम में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। जब अपना पूरा मेंसुरेशन खत्म हो जाता है 2D और 3D, तब आप उसके बाद सवालों को ट्राई करेंगे। फिर भी अगर स्पीड अच्छी नहीं है या टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको देखना पहले एक्यूरेसी कैसी जा रही है। एक बार आपने पढ़ा, 1-2 बार इसको रिवाइज किया, फिर आपने सवाल लगाए, धीरे धीरे अपने आप जो है स्पीड इंप्रूव होगी। जब आप एक टाइप के 4 सवाल पढ़ेंगे तो चौथी बार 5वीं बार जब कोई और सवाल लगाएंगे तो वहां पर आप जल्दी पढ़ जाएंगे सवाल को। ठीक है, कई बार आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं भाई सवाल पर। क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसका मतलब हमें ये दे दिया कि ए स्क्वायर बराबर LB है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25% मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की साइड से कितना? 25% ज्यादा है रेक्टेंगल की लेंथ। अब यहां पर दो तरीके हमारे पास, या तो मैं मान लूं कि स्क्वायर की साइड 100 है, तो 100 है तो दूसरी साइड भी 100 होगी। तो अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ कितना है? 125 है। इनटू में ब्रेथ बता रखा है, देन बाई व्हाट परसेंट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमें बताना है कि ब्रेथ कितनी कम है। परसेंटेज का थोड़ा सा एप्लीकेशन होगा यहाँ पर। 25 से गया ये 4 बार, बचा 5, 5 से गए 20 बार, तो यानी हमें पता चल गया ब्रेथ कितनी है? 80। अब यहाँ पर देखना कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो कम कितना है? तो 20 कम है। 20 कम है। कौन? जो ब्रेथ है वो 20 कम है। बाई व्हाट परसेंट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन द साइड। कंपैरिजन किससे हो रहा है? साइड से। तो साइड किसकी? स्क्वायर की। तो नीचे 100 आएगा। बात समझ रहे हैं? अगर हम लिख देते हैं 20/80 इंटू में अगर 100 कर देते तो कितना आ जाता? ये आ जाता 25%। एक्चुअली इसका मतलब क्या हो गया? इसके लिए वो हमसे कैसे पूछता? कहता देन फाइंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाउ मच % लेस देन। अच्छा, तो यहां पर पूछता देन
breadth then length of the side is how much % more than breadth of the rectangle, यानी कि स्क्वायर की जो साइड है वो कितने प्रतिशत अधिक है किससे, इसकी चौड़ाई से, किसकी, रेक्टेंगल की चौड़ाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये वाला वर्ड है से, किस से, कंपैरिजन किससे हो रहा है, से, तो वो वाली चीज नीचे जाएगी। अगर कह रहा है लेंथ कितनी ज्यादा है ब्रेथ से, तो लेंथ कितनी ज्यादा 20, किस से, ब्रेथ से, तो 80 नीचे आ गया। यहां पर कह रहा है ब्रेथ कितनी कम है, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन, किस से, साइड ऑफ द स्क्वायर से, तो 20/100 होगा। तो 20/100 इंटू में 100 यानी कि 20% इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर सही है, 20% सही है। दूसरा तरीका अपने पास क्या था भाई, बस वही कि यहां पर 100 की जगह 100x मान लें, 100 की जगह हम कितना मान लें, 100x मान लें, ठीक है। a स्क्वायर बराबर LB, a स्क्वायर बराबर LB, तो a स्क्वायर मतलब कि a इंटू में a इज इक्वल टू, अगर अब यहां पर हमें क्या करना है, देखिए 25% अधिक है रेक्टेंगल, देखो इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25% मोर देन, फिर वही देन क्या, स्क्वायर की साइड, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी स्क्वायर की साइड अगर 4 है तो एक अधिक, तो स्क्वायर की साइड हमने मानी 4x इज इक्वल टू, तो अब ये साइड कितनी होगी 5x इंटू में ब्रेथ, तो x से गया ये x, तो हमें ये मिल गई कि ब्रेथ बराबर कितना हो गया, तो ब्रेथ बराबर हो गया 16/5x, 16/5 होगा यहाँ पर 16/5x, ठीक है। तो ये देखो ये कितना है, ये 4x और ब्रेथ कितनी है 16/5x। अब कितने % कम है क्या, ब्रेथ, तो कितना कम है, तो यानी कि 4x माइनस 16/5x, कंपैरिजन किससे हो रहा है, देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई 4x इंटू में 100, तो x तो हर जगह से कैंसिल आउट हो गया, 5 4 जा 20, तो ऊपर यहां पर आ गया 20, ये वाला 5 नीचे पहुंच गया, तो यहां पर नीचे भी आ गया 20, तो ऊपर कितना आ गया 4/20 इंटू में 100, तो 4 से गया 5 टाइम्स और 5 से गया 20 टाइम्स, तो घुमा फिरा के यहाँ पर भी आंसर कितना आ रहा है 20% आ रहा है। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि भाई आपने ये 100 मान लिया तो 120 हो गया, 100 यहाँ बचा तो कितना आ रहा था 80 आ रहा था, 80 120 80 जो है वो 100 से कितना % कम है, तो 20 कम है। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। यहीं पर अगर वो कहता देन बाई व्हाट % साइड ऑफ द स्क्वायर इज मोर देन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तब इसका आंसर होता 25%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ट्राई करिए सवाल को, आपके पास इसके लिए 40 सेकेंड्स है। अब देखिए ये सवाल वो है जो जल्दबाजी में गलत हो सकता है। अगर मैं यहां पर आपको ऑप्शन दूं, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज हमने कवर कर ली। यहां पर ये सवाल ऑप्शन से नहीं होने वाला, करना तो आपको बिल्कुल बेसिक से ही पड़ेगा, जैसे वो कह रहा है वैसे करते चलना है। देखिए क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर इक्वल, एक सर्कल का एरिया यानी कि πr स्क्वायर बराबर है एक स्क्वायर के एरिया के, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डायमीटर। अब पहली बात क्या है, वो डायमीटर का और सर्कल के डायमीटर का और स्क्वायर की साइड का रेशियो पूछ रहा है। गलती ये हो सकती है कि हम यहाँ पर रेडियस का और साइड का रेशियो निकाल दें, या गलती से हमने अगर a/r निकाल दिया, तो हमारे पास ऑप्शन सारे ही होंगे, a/d भी दिया होगा, d/a भी दिया होगा, r/a भी दिया होगा और a/r भी दिया होगा। पहले हम r/a निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, यहां पर अभी वैल्यूज दिए तो पाई की वैल्यू हम डाल देते हैं 22/7 r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो हमें बताना है क्या, मान लो r/a बताना है, यानी r स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 7/22। अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं तो मुझे मिल गया r/a इज इक्वल टू √7 डिवाइडेड बाई √22,
या मैं सीधे कह सकता हूँ √7/22, बट वहां पर रेशियो पूछ रहा है तो यहाँ पर अलग अलग दिया है, तो ये हो गया हमारा √7/√22, यानी ये हो जाता ये। जल्दबाजी में हम इसका आंसर भी यही टिक कर सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या था भाई, हमें करना था वो डायमीटर का रेशियो पूछा, तो डायमीटर का मतलब क्या है, अगर आपको डायमीटर का और साइड का रेशियो निकालना है, यानी यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यार अगर आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2r का मतलब क्या हो गया, तो 2r का मतलब हो गया डायमीटर, 2r का मतलब क्या हो गया, डायमीटर हो गया। लेकिन ये तो d/2a हो गया, तो इस 2 को हम यहां पर ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या हमें ये ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो कुछ काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा √7 इंटू में √2 इंटू में √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √11। बात सही है। √22 को क्या लिख दिया हमने, √2 इंटू में √11। वो तो आप वैसे भी देखते कर ही देंगे कि यार यहाँ √2 से तो ये √2 आ जाता है, ये गया 11 टाइम्स, तो √14/√11, बट समझने के लिए कर रहे हैं हम, √14/√11 करेक्ट आंसर, √14/√11। क्लियर है सबको? तो √14 रेशियो √11 अपना करेक्ट आंसर है। दिस इज द प्रॉपर वे, ठीक है। अगर आप यहां पर भी करना चाहें तो यहां पर भी कर सकते थे कि भाई यहां पर आपने लिखा कि r की जगह आपने सीधे यहां पर d/2 डाल दिया, वैसा करते हुए चलते तो भी सही आ जाता। ये हो जाता कितना, d/4 हो जाता, 2 से गया ये 2 बार, 2 से गया ये 11 बार, तब आपका सीधे d/a आ जाता। क्लियर है सबको? ये उस वाली बात को फिर से लिखा जाए भाई, पाई r² बराबर a² है। तो अब आपको पता है भाई डायमीटर को आपको लेके आना है बीच में, तो ले आओ भाई, रेडियस की जगह आप सीधे यहां पे लिख दो d/2 इज इक्वल टू a²। यहां पर हमें डायमीटर और इसका साइड का रेशियो बताना था, तो पाई यानी कि 22/7 इंटू में d²/4, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 11 बार, बराबर a², यानी d²/a² इज इक्वल टू 14/11, तो √14/√11। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ, आसान सवाल है, आराम से पढ़ो, जैसा कह रहा है वैसे करते चलो। बहुत आसान है। टेन सेकेंड्स और। देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सर्कल आर इक्वल। एक स्क्वायर, इसको भी हटा के फिर स्क्वायर ही बना लेते हैं। एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल, वो भी इक्विलेटरल, और सर्कल का एरिया बराबर है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ना ना ना, यहाँ पर अंग्रेजी थोड़ी सी गलत है, कुछ करेक्शन है यहाँ पर। वृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा के वर्गों का, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। स्क्वायर्स लिख देना, स्क्वायर्स ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, हाँ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है। यानी कि हमें पूछना चाह रहा है वो भाई, साइड अगर इसकी a है तो a², रेशियो अगर इसकी साइड को मैं x मानूं तो x², रेशियो इसका रेडियस अगर मैं r मानूं तो r²। ये हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। यानी एरिया अगर बराबर है तो यानी कि इसका मतलब a² बराबर √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 यानी पाई r²। बात क्लियर है? अब आप ये बात देखिए कि यार अब ये यहाँ पर अब अपना थोड़ा सा रेशियो का कंसेप्ट आ जाता है। अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं तो मैं a² की वैल्यू क्या लिखूं, इसकी वैल्यू क्या लिखूं, इसकी वैल्यू r² की वैल्यू क्या डालूं। तो यानी हम सबको 1 बनाना चाह रहे हैं, हम सबको क्या बनाना चाह रहे हैं, हम सबको 1 बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब a² रेशियो
एक्स स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको मैं 1 बनाना चाह रहा हूँ यानी ये ए स्क्वायर 1 हो जाए, रेशियो एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या डालूं कि ये पूरी टर्म, हम क्या करते हैं पूरी टर्म को 1 बना रहे हैं, यहां पर जो भी कुछ है 1 है, हम क्या कर रहे हैं 1 बराबर 1 बराबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 4/√3, और यहां पर क्या लिखेंगे आर स्क्वायर की जगह तो 7/22। लेकिन ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो प्रॉपर रेशियो क्या होगा, हम पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 22√3 से, इसको भी 22√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 22√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 22√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 22√3 रेशियो। यहां पर 22√3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 से √3 कट जाएगा, 22 × 4 88 हो जाएगा, और यहां पर 22 कट जाएगा, √3 बचेगा तो 7√3। इट मीन्स दिस इज आवर आंसर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया हमने, बस एरिया को बराबर कर दिया, फिर रेशियो वाली चीज यूज कर दी, और कुछ नहीं किया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस सवाल पर आप डाल लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है, 1 मिनट का आपके पास समय है, इंपॉर्टेंट अवश्य मार्क करेंगे, ठीक है, करिए। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है इसमें, अगर नहीं भी होता है 1 मिनट में तो पॉज करके ट्राई करना सवाल को। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक छोटे से कंसेप्ट पर अटक रहा है। वो क्वेश्चन आप वो अगर कंसेप्ट आपने क्रैक कर लिया तो आंसर आ गया, ठीक है, बस वहीं पर अटक रहा है। देखो कहा, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर 40 मीटर्स एंड 30 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। एक रूम है जिसकी हमें डायमेंशंस दी हुई हैं 40 मीटर और 30 मीटर, ये 40 दिया है और ये कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर लेइंग द कारपेट ऑन द फ्लोर द कॉस्ट ऑफ लेइंग द कारपेट इज 4 रुपीज पर मीटर कम्स टू, यहां पर वैसे हो सकता है द कॉस्ट ऑफ लेइंग द कारपेट एट 4 रुपीज पर मीटर कम्स टू इतना, देन टेल द विड्थ ऑफ द कारपेट। बहुत बढ़िया लाइन जो है वो यही है, देखिए कैसे। अब यहां पर देखो हम कारपेट बिछाते कहां पर है, जमीन पर बिछाते हैं, तो यानी ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, मान लो जो कारपेट है वो कुछ दिखने में इतना चौड़ा है, और लंबाई तो आपको पता है जितनी चाहे उतनी लंबा आप ले सकते हैं, थान कहते हैं हिंदी में, है ना, उसमें से कपड़ा काटा जाता है। उसी तरीके से कारपेट जो है वो भी एक रोल होगा इसका, जिसमें से एक रोल होगा इसका, जिसमें से इसको अनफोल्ड किया जाएगा, इसके अंदर ये जो है ये रोल जो है पूरा इसमें लिपटा होगा, और उसमें से इसको अनरोल करके दे दिया जाएगा। जितना आपको मीटर चाहिए आप बताओ, हम दे देंगे आपको। तो यानी होगा क्या कि जो कारपेट का एरिया है वो बराबर हो जाएगा फ्लोर के एरिया के। भाई जितना फ्लोर का एरिया है उतना ही हमें कारपेट का एरिया करना है। अब होगा क्या, भाई हमें कारपेट इतना चौड़ा तो मिलेगा नहीं, 30 मीटर चौड़ा नहीं मिलेगा, आप लंबा जितना चाहे उतना लंबा ले सकते हैं। तो ठीक है भाई, हमने क्या किया, इसकी विड्थ जो है कुछ इतनी चौड़ी करके ये एक कारपेट, फिर काट दिया था, हमारे पास लंबा बहुत था, हमने काटा, फिर दूसरा इसी तरीके से हम लगाते गए। तो यानी यहां पर क्या हुआ, जो कारपेट का एरिया है वो बराबर किसके हो गया, फ्लोर के एरिया के। तो एरिया ऑफ कारपेट बराबर एरिया ऑफ फ्लोर। देखिए अभी तो हम 2D पढ़ रहे हैं, तब तो आपको पता भाई एरिया या पेरीमीटर इक्वेट करवा सकता है। जब 3D पे पहुंचेंगे तो एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे वहां पर होगा क्या अपना, जब 2D फिगर है तो 2D फिगर में पेरीमीटर तो होगा नहीं, तो वहां पर क्या होगा, वॉल्यूम होगा और अपना ये होगा एरिया। लेकिन जब मेंसुरेशन एग्जाम में आ रही होगी तो 2D + 3D होगा, तो कब कहां पर पेरीमीटर इक्वेट करना है, कहां एरिया इक्वेट करना है, कहां वॉल्यूम इक्वेट करना है, उसको बस समझना। जब बाउंड्री, ऊपर ऊपर से बात करते हैं, जब बाउंड्री
एक की बाउंड्री दूसरे की बाउंड्री के बराबर है, या एक वायर को फोल्ड किया जा रहा है, इसी वायर से यहाँ पर इसकी बाउंड्री बनाई जा रही है, उसी वायर से दूसरे की बाउंड्री, तो एरिया नहीं पेरीमीटर इक्वेट होगा। क्या इक्वेट होगा? लेंथ इक्वेट हो रही है। ठीक है। जब कोई टायर घूम रहा है तो टायर अपने सरकमफ्रेंस पे घूम रहा है, तो वहां पर उसका जो पेरीमीटर है वो डिस्टेंस के बराबर होगा। एक बार हम आगे देखेंगे, जब हम रोलर को चलाएंगे, तो वहां पर एरिया इक्वेट होगा, क्योंकि रोलर की चौड़ाई भी होगी, रोलर की एक विड्थ होगी, है ना। उसी ये हो गया एरिया। जब हम किसी कपड़े को यहां पर ढक रहे हैं तो एरिया इक्वेट हो रहा है। जब हम पानी, एक मग का पानी दूसरे किसी शेप के मग में या किसी एक और बर्तन में डालेंगे तो वहां पर वॉल्यूम इक्वेट होगा, है ना। जब हम मिट्टी कहीं से खोद के निकालेंगे और उस मिट्टी को कोई और शेप दे देंगे तो वॉल्यूम इक्वेट होगा। ठीक है, बस ये समझना, मेंसुरेशन में कुछ नहीं है, मेंसुरेशन इज जस्ट इमेजिनेशन और एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। बस समझना है कि हाँ भाई कहना है क्या चाह रहा है, क्या इक्वेट करना है, बस हो गया। आगे बढ़े सवाल में। हाँ, तो कहा थे हम, एरिया ऑफ कारपेट जो है वो बराबर है एरिया ऑफ फ्लोर के। तो यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 40 इंटू में 40 इंटू में 30 इज इक्वल टू। अब मेन बात आती है कि भाई लेंथ कितनी है इस कपड़े की और ब्रेड्थ कितनी है। बस अब आगे बढ़े अगर, तो द कॉस्ट ऑफ लेइंग द कारपेट, कारपेट डालने का खर्चा का रेट क्या है? 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा? 4 रुपीज पर, अच्छा मीटर नहीं, ठीक है भाई, मीटर भी सही है, मीटर भी सही है, देखते हैं कैसे। ना, ये मीटर स्क्वायर, अंग्रेजी में थोड़ी वही गलती है, पता है क्या? कालीन बिछाने का खर्च नहीं है, यहां पर होना चाहिए कालीन के जो, दोनों में मैं आपको अंतर बताता हूं। देखो यहां पर क्या कह रहा है, जो लिखा है ना द कॉस्ट ऑफ, यहां पर आप इसको चेंज करना, द कॉस्ट ऑफ लेइंग द कारपेट इज 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। समझ लेते हैं, दोनों बात को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट अच्छी बात है। कभी कभी जो कहते हैं ना गलतियां अच्छे के लिए होती हैं। यहां पर अगर लिखा होता द कॉस्ट ऑफ लेइंग द कारपेट एट 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या होता है? लेइंग मतलब कि बिछाना। अब कारपेट बिछाने के लिए अगर मान लो ये 1 मीटर का स्क्वायर है, ये कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, ये इतना एरिया, इतने एरिया पे कारपेट बिछाने के हमसे कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 4 रुपए लिए जा रहे हैं। तो बताओ पूरे एरिया पर अगर कारपेट बिछाना है तो कितने रुपए लगेंगे? तो एरिया इंटू, सॉरी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 से क्या 10 बार, तो आंसर 300 आता। तो ये यहां पर गलती क्या है? एक्चुअली सवाल की लैंग्वेज गलत है। यहां से लिखना क्या चाहिए था, यहां पर देखो होना क्या चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था द कॉस्ट ऑफ कारपेट, द कॉस्ट ऑफ, सवाल कहना क्या चाह रहा है उसको समझना, द कॉस्ट ऑफ द कारपेट इज इतने रुपए पर मीटर। ठीक है, आगे लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कारपेट इज Rs 600, या कारपेट इज परचेज्ड ऑफ 600 रुपीज। मतलब समझ रहे? देखिए अगर वो वाली बात होती मीटर स्क्वायर वाली बात, मतलब वो कह रहा भाई 1 मीटर स्क्वायर पर अगर आपको कारपेट बिछाना तो 4 रुपए लगेंगे, तो ये 40 इंटू 30 कारपेट का। तो कई बार होता है ना कि आपके घर में आप अपने फ्लोर पे फ्लोरिंग कराना चाह रहे हैं, टाइल्स लगवाना चाह रहे हैं, कारपेट बिछवाना चाह रहे हैं, समझिए आराम से, समय देते हैं सवाल पर। तो होता क्या है, 2 चॉइस है, या तो क्या करें कि आप खुद ही कारपेट ला के बिछा रहे हैं, तो यहाँ पर वो वही कर रहा है, इस सवाल में यही हो रहा है कि हम खुद कारपेट ला रहे हैं और बिछा रहे हैं। कारपेट का रेट जो है वो कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है, हम कुछ नहीं लेके आते, हम सीधे कहते हैं भैया कारपेट भी आप लाएंगे, बिछाएंगे भी आप हमें ये बताओ कि आप कितना रुपया लोगे। तो कहता है आपको कुछ नहीं देना है, आपको कुछ नहीं पैसा देना, आपको बस अपने एरिया के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर का मुझे इतना प्राइस दे देना। तो उसमें दोनों प्राइस इंक्लूड हो गए,
वो बिछाएगा, चिपकाएगा, कुछ भी करेगा, वो प्राइस प्लस जो कारपेट का प्राइस है, दोनों प्राइस इंक्लूड हो गए। यहाँ पर तो सिर्फ हम अपना जो भी ला रहे हैं कारपेट अपने हिसाब से बिछा रहे हैं, कोई कॉस्टिंग नहीं दे रहे हैं, केवल कारपेट की कॉस्ट दे रहे हैं। अंतर समझ रहे हैं? तो अगर ये होता है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर, आगे सवाल देखेंगे 3D में या फिर रोलर वगैरह जब चलेगा, ठीक है, तो वहां पर वो सीधे कह रहे भाई 1 मीटर स्क्वायर का आप इतना प्राइस दे दो, खत्म। यहां पर सवाल में क्या हो रहा है कि यहां पर मैं सब थोड़ा सा हटाता हूं, ये वाली बात हिंदी में भी सही कर लेते हैं। इतना है, कमरे में फर्श पर कालीन बिछाते हैं, कालीन का मूल्य लिख लेना, लिखो, कालीन का मूल्य 4 रुपए प्रति मीटर है। कालीन का मूल्य 4 रुपए प्रति मीटर है और कालीन कुल इतने रुपए का आता है, और कालीन कुल इतने रुपए का लिया जाता है। ये लिख लो, लिया जाता है। बात समझ रहे? लिख लो भाई, लिख लो, बैठो मत। क्या समझ गए ना बात को? तो कालीन कितने रुपए का लिया जा रहा है? 600 रुपए का लिया जा रहा है। अब ये वाली बात पर चर्चा करते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, आई होप आपने सब लिख लिया। देखिए, हमें बता रखा है कि जो कालीन है, जो कारपेट है, उसका प्राइस कितना है? 4 रुपए 1 मीटर का प्राइस है। 1 मीटर, हमें ये नहीं पता वो कपड़ा कितना चौड़ा है, हमें ये पता है कि अगर हम 1 मीटर, जो भी उसकी चौड़ाई है, अगर हम 1 मीटर लंबा कारपेट लेते हैं तो हमारे को 4 रुपए खर्च आता है। डेफिनेटली इसका कुछ एरिया होगा, लेकिन हमें इसकी चौड़ाई नहीं बताई है, हमें बस ये बता रखा है ये जो रोल है इसका 1 मीटर आप लोगे तो 4 रुपए खर्च होगा। अब हमें बता रखा है कि यार हमारा जो टोटल खर्चा है वो 600 रुपए आया है। अगर टोटल खर्चा 600 रुपए आया है, इसका मतलब आप ये बता सकते हो कि आपने कितना ये लंबा रोल लिया है ना? ये जो रोल है इसका कितना लंबा हिस्सा आपने लिया है, दिस इज इक्वल टू 150 मीटर। यानी कि हमें ये कारपेट की लेंथ पता चल चुकी है। कारपेट की लेंथ, कारपेट की अगर आपको लंबाई पता चल गई तो ये पूरा, ये 1 2 3 4 5, जो 5 स्ट्रिप हैं ये पूरी जुड़ी हुई थी। वो तो घर पे हम लाए, रखा, काट दिया, रखा, काट दिया, रखा, काट दिया, ऐसे किया है हमने। बात क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर ये वाली जो चीज है, अब यहां पर करते हैं, तो यानी कारपेट का एरिया कितना हो गया? तो कारपेट की लेंथ यानी कि 150 इंटू कारपेट की ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है? 40 इंटू में 30। तो सवाल तो सिर्फ इतना ही था। एक्चुअली एग्जाम में जब आप इस सवाल को कर रहे हो तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यार कारपेट कितना लंबा लिया, तो आप देखेंगे भाई 600 डिवाइड बाई 4, तो 150 लेंथ आ गई, ब्रेथ हमें पता करनी है, बस खत्म। ये तो बस समझने के लिए इतना समय लिया। बात वो मीटर स्क्वायर वाला भी समझ गए अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आया तो पीछे 4-5 मिनट जाना, फिर से देखना है, ठीक है, बट समझना है, ठीक है। चलिए, 0 से गया ये 0, 15 से गया ये 2 बार, और ये 4 2 जा 8, यानी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 8 मीटर। कितनी है चौड़ाई? 8 मीटर जो है ये विड्थ है कारपेट की। क्लियर है भाई सबको? बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं, करिए। ये वैसे हम कर चुके हैं पहले, बट आसान सा है, फटाफट से निपटा दो, 15 सेकंड का समय बहुत है। देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। एक सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर है। आउटसाइड दिस सर्कल अ स्क्वायर इज मेड सच दैट द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। बात समझ गए भाई? सारी जो साइड्स हैं वो इसको टच कर रही हैं। तो आपको क्या पूछ रहा है बताओ? एरिया इस स्क्वायर का। तो ये साइड कितनी होगी स्क्वायर की? 18, 18 का स्क्वायर एरिया हो जाएगा, तो 324 हो गया आंसर। बात क्लियर है सबको? लास्ट सवाल मेंसुरेशन के 2D वाले पोर्शन का लास्ट सवाल ये रहा। बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, आई होप सभी सही करेंगे।
1 मिनट का समय है मिनिमम, ज़्यादा भी लेंगे कोई टेंशन नहीं। सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि कहना क्या चाह रहा है। देखिए सवाल को आराम से पढ़ो। इफ द डायमीटर ऑफ अ पुली इज 10.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ ऑफ द वेल is 24.75 meters, how many rounds will the pulley make to take out the water? यानी इसका मतलब कह रहा है एक कुआं है कुछ इस तरीके से, इसके यहां पर नीचे यहां पर पानी है। एक कुएं में पानी तो होगा ही, वरना कौन यहां पर मेहनत करने वाला है कि बाल्टी डाले पुली से खींचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वो कह क्या रहा है कि यार इसमें एक जगह पुली लगा रखी है। पुली देखिए आपने, कुआं देखा है सबने, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसी लगती है ना कुछ। और यहां पर क्या है, यहां पर एक आदमी खड़ा होगा, और यहां पर जो है ये बकेट स्टार्टिंग में लटक रही होगी, और बाद में से पानी निकालना जो भी करना वो कर लेगा। ठीक है, वैसे ऐसा मत कहना हवा में लटक रहा, भाई जमीन पर खड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हो क्या रहा है, अब बात को समझना है कि यार होने क्या वाला है। वो कह रहा है कि हमें पानी निकालना है, यानी कि ये जो रोप है, पानी कब निकलेगा, जब ये रोप यहां से इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। इतना जब रस्सी नीचे चली जाएगी ये, क्योंकि देखो जब हम मानेंगे कहाँ से, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी भावना को समझना कि सवाल कहना क्या चाह रहा है कि यार बाल्टी कुछ यहाँ पर है, उसने हमें जब वेल की डेप्थ दे रखी है कि कितने नीचे से पानी निकालना है, यानी इस ही डिस्टेंस का हमें यूज करना है। ये मत सोचना सर पुली तो यहाँ पे लगी हुई है, ऐसा है वैसा है। अच्छा पुली यहाँ पे लगी, बाल्टी यहाँ लटक रही है, क्लियर है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि भाई पुली का जो डायमीटर है, वो 10.5 सेंटीमीटर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो पुली है उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, वो 10.5/2 सेंटीमीटर होगा। ये पुली का क्या है, रेडियस है। डेप्थ बता रखी है, डेप्थ यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस बराबर कितना है, तो डिस्टेंस बराबर है 24.75 मीटर्स। हाउ मेनी राउंड्स विल द पुली मेक टू टेक आउट द वाटर। ये सवाल कुछ इसी तरीके से है, समझिएगा कि ये एक व्हील है, ये एक पहिया है। इस पहिए को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है 24.75 मीटर। तो बताओ कि कितने राउंड्स वो लेगा। क्यों, क्योंकि ये बात को समझो कि भाई अब ज्यादा हम फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं, बात को समझो कि यार रस्सी यहां पर है, ठीक है, जब यहां पर रस्सी है तो जब, और यहां पर मान लो ये यहां पर रस्सी, ये वाले पॉइंट पर ये भी जो पुली है यहां पर हमने क्या कर दिया, मार्क लगा दिया। तो जब ये पुली घूमेगी तभी रस्सी नीचे जाएगी। जैसे जैसे पुली घूमेगी, पुली घूम के फिर से जब यहां पर आ जाएगी, इसका मतलब इस पुली ने अपने सरकमफेरेंस के बराबर, जितना भी पुली का सरकमफेरेंस है उतनी लंबी रस्सी पुली ने, घिरनी ने नीचे भेज दी, है ना। तो नीचे कितना भेजना, इतना, तो इतना बराबर इसके सरकमफेरेंस का कितना टाइम्स, बस इतना सा सवाल है। यहाँ पर एक्चुअली ये सवाल भी हम पहले कर चुके, बस मैंने कहा ना लैंग्वेज बदलेगी तो लगेगा पता नहीं सवाल कौन सा पूछ दिया। वो ये नहीं पूछने वाला कितने एंगल पर ये खड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान सी वही बात है। समझ गए क्या करना है। सरकमफेरेंस कितना दे रखा है हमें, सरकमफेरेंस यहां से निकालेंगे, परिधि निकालेंगे 2 पाई, यानी कि जब तक नहीं कह रहा तब तक 22/7 इंटू में रेडियस, यानी कि 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितने चक्कर, तो n चक्कर या x चक्कर या y चक्कर बराबर 24.75 मीटर है। तो पॉइंट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, काटा पीटी कर जाते हैं, यहां पर पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटा देते हैं, जीरो ले आते हैं नीचे। 2 से गया ये कितनी बार, 10 बार, 2 से गया 11 बार, 2 से गया ये 5 बार, 7 से काटो भाई, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 से गया कितनी बार, 3 टाइम्स। 11 से पक्का ये पूरा जा ही रहा होगा, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 2 जा 22, फिर 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 5 2 7 2 9, ये 3 से जा रहा है, जो ये 3 बच रहा है,
इस 3 से काटा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। क्लियर है। देखिए कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, जो मेन पार्ट होता है दैट इज कि थ्योरेटिकल पोर्शन, सवाल को समझाने वाला पार्ट, कंसेप्ट वाला पार्ट, कंसेप्ट समझ के कैलकुलेशन तो कर देंगे। यहां पर भी कौन सा सवाल है, एक टायर कितने चक्कर लेगा कि वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, रेडियस हमें दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है अपना मेंसुरेशन का 2D वाला पोर्शन फिनिश होता है कंप्लीटली। कंप्लीट अपने नोट्स कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन का 3D वाला पार्ट, और वो भी उतने ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।